हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम स्टार्ट कर रहे थे, हमने क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को हमने ख़त्म कर दिया था। फिर उसी की कंटिन्यूटी को रखते हुए हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा था, दैट इज़ अबाउट पॉलिनोमियल्स। तो आज उसी पॉलिनोमियल्स का अपन पार्ट सेकंड के ऊपर आगे पढ़ेंगे। तो अब आज के इस लेक्चर में आज हम बाकी की चीज़ें जो हमने कल तक छोड़ी थी उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। सो अगेन मैं फिर से आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट करा था? पॉलिनोमियल स्टार्ट करा था। आज उस पॉलिनोमियल का पार्ट सेकंड है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार जरा उसको फटाफट से कर लेते हैं रिवाइज। हमने ये पढ़ा था कि बेसिकली पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है। पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो सर पॉली का मतलब होता है मैनी, नॉमिनल का मतलब होता है टर्म्स, जो कि बहुत सारी टर्म्स से मिलकर बना हुआ, उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बट फिर हमने एक चीज देखी कि जब भी मेरे को पॉलिनोमियल्स के बेसिक मतलब के ऊपर आना है तो मेरे को किसी टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए था। जैसे फॉर इंस्टेंस हमने कॉन्स्टेंट्स के बारे में समझा, वेरिएबल्स के बारे में समझा, एंड सब्सिक्वेंटली हमने कहा कि सर अगर पॉलिनोमियल्स को समझना है तो हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। फिर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझा, उसकी फॉर्मेशन के रूल को समझा था, जो कि हमने पढ़ा था कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एंड वेरिएबल की पावर व्हाट, रैशनल नंबर। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे पॉलिनोमियल्स के ऊपर आए और पॉलिनोमियल्स को हमने डिफाइन करा कि पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज व्हाट, होल नंबर। उसको अपन क्या कह देते हैं? पॉलिनोमियल कह देते हैं। ठीक है, फिर जाते जाते मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, और होमवर्क क्या था आप लोगों के लिए? होमवर्क मैंने आपको दो स्टेटमेंट्स दी थी आपको लास्ट में। ये देखो, ये यहां से हमारा ये वाला क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था करने के लिए। तो अब जरा यहीं से इन्हीं की एक्सप्लेनेशन से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो अब इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था पिछले लेक्चर में? मैंने आपको यह समझाया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो देखना ध्यान से, आपने कहा था कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी है मेरे पास वो है, आपने कहा कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय, ये जरा स्पेसिफिक कर लेते हैं। देखो अब देखना, आपने कहा जो भी मेरे पास कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी उसका सिंपल सा रूल क्या होगा मेरे पास? सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? किसी भी एक कांस्टेंट को लिखेंगे, उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? किसी भी एक वेरिएबल के साथ। बट शर्त ये है कि यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए ना, वो क्या होनी चाहिए? आपके पास एक रैशनल नंबर होनी चाहिए। ये अपन लोगों ने पढ़ा था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसका रूल क्या था? सेम रूल था कि सर आपने वहां पर क्या करना है, कोई भी एक कांस्टेंट लिखना है, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, और यहां पर वेरिएबल की पावर आपके पास क्या होनी चाहिए थी? होल नंबर होनी चाहिए थी। ये वाली दो चीजें हमने पढ़ी थी। अब देखो इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है जरा ध्यान से देखना। मुझे एक चीज बताओ, पहली स्टेटमेंट में क्या? ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखो तो मुझे एक चीज बताओ कि इन दोनों स्टेटमेंट में जो आपका डिफरेंस पैदा हो रहा है वो कहां से पैदा हो रहा है? सिर्फ पावर्स में? बाकी देखो, बाकी दोनों की दोनों चीजें सेम है। कांस्टेंट यहां भी है, कांस्टेंट यहां भी है, वेरिएबल यहां भी है और वेरिएबल यहां भी है। जो यहां पर आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो किसकी, वो क्या होगा बेसिकली? वो पावर के केस में, एक में आपकी पावर्स क्या है? रैशनल नंबर्स है, और एक में क्या है? आपकी होल नंबर्स। तो क्या मैं ये जो पहली स्टेटमेंट है ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जगह पे क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं रैशनल नंबर? बिल्कुल सही, बिकॉज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो डिफरेंस ला रहा है वो कौन ला रहा है? आपकी पावर ला रही है। क्या मैं इस पॉलिनोमियल की जगह पर रिप्लेस करके लिख सकता हूं होल नंबर? बिल्कुल सही। सेम चीज मैं यहां भी कर सकता हूं, पॉलिनोमियल की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? होल नंबर। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा यहां पे? योर रैशनल नंबर। नंबर्स है, फिर नंबर्स क्या? ठीक है, अब देखो, अब जरा इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। अब आपकी स्टेटमेंट कैसे चेंज होगी? अब कह रहा है कि ऑल रैशनल नंबर्स आर होल नंबर्स। मुझे एक चीज बताओ, क्या सारे के सारे रैशनल नंबर्स आपके पास होल नंबर्स है? नहीं है ना सर, बिकॉज देखो 1/2 एक रैशनल नंबर है, बट 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर आपके वही नंबर्स हैं जो 0 ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं, बट रैशनल नंबर्स में क्या आपके पास? जो P/Q की फॉर्म में आए। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि सर सारी की सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो जाएगा, मतलब पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये आपके स्टेटमेंट बना। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, वो कह रहा है ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स।
अब बताओ मेरे को, क्या सारे के सारे होल नंबर्स आपके पास रैशनल नंबर्स हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि क्या कह रहा है आपके पास रैशनल नंबर, आपको सिंपली एक चीज कह रहा है कि सर जो भी नंबर्स हैं जो आपके पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। होल नंबर्स क्या होते हैं आपके पास? जो 0 ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं। तो आप कह रहे हो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। अब पी अपॉन क्यू की फॉर्म, भाई इसके अपॉन में हमेशा 1 ही रहेगा। क्या देखो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, बशर्ते क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू बोथ बिलोंग टू इंटीजर्स। यस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ट्रू। समझ में आ गया? तो ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स, तो आपका एक्सप्लेनेशन होगा फॉल्स, और ऑल पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्लेनेशन होगा ट्रू। आई गेस आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर यहां तक हमारी सारी की सारी कंडीशंस खत्म हो गई थी। अब कुछ छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजें, उनको जरा समझ लेते हैं। देखना जरा, अब आपके पास एक टर्म आती है, पॉलिनोमियल्स के बारे में अपन ने समझ लिया। अब है हमारे पास टर्म्स के बारे में। आपको कभी कभी ये भी देखने को मिलेगा, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। पहली चीज तो ये, अब टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे कि बेसिकली टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल से हम समझते क्या है। देखो, टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल का बेसिकली से मतलब ये होता है ना, टर्म्स का मतलब क्या होता है कि सर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, पार्ट्स, मतलब टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, जो कि मतलब एक पॉलिनोमियल को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ता है, मतलब डिफरेंट पार्ट में सेपरेट करता है बाय प्लस और माइनस साइन। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यहां पे ये होगा कि सर जो आपके किसी भी पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेग्रीगेट करेगा बाय साइन ऑफ प्लस और माइनस, उसको अपन क्या कह देंगे? टर्म्स कह देंगे। अब जरा समझो जरा टर्म्स का बेसिकल से मतलब क्या है। ये ना चीजें समझ में नहीं आती तो प्लीज ध्यान यहां रखना, बड़ी बेसिक सी चीज है। ये आप 8th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम का आपके पास एक चैप्टर होगा, उसमें भी पढ़ के आए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा था अपन एकदम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल 0 लेवल से, ठीक है, और एकदम हाई लेवल तक चीजों को लेके जाएंगे। मैंने कहा देखना, टर्म्स के अंदर भी आपकी कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं। सबसे पहला है आपके पास कांस्टेंट, ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। सेकंड है आपके पास वेरिएबल, और तीसरी चीज है आपके पास, या तो वो क्या होगा, कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल्स। ये तीनों के तीनों पार्ट्स किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? टर्म्स के अंदर। अब ये कह रहा है कि कोई भी जो एक टर्म है वो कुछ भी हो सकती है, या तो वो कोई एक कांस्टेंट हो सकता है, या तो वो एक वेरिएबल हो सकता है, या तो कांस्टेंट्स और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेबल फैक्टर हो सकता है। जैसे कांस्टेंट के बारे में मैंने कह दिया 2, 3, 5। अरे यार इसका बड़ा लोचा है। जैसे मैंने आपको कहा 2, 3, 5, तो सारे के सारे के आपके पास कांस्टेंट है, तो ये टर्म्स होगी। अब वेरिएबल्स में आपका क्या हो सकता है? ये लो x, y, a, b एसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। और कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल्स का मतलब क्या हो सकता है? 5x हो जाए, हो सकता है ट्वाइस y हो जाए, हो सकता है -3z हो जाए, हो सकता है 6a² b हो जाए, एसेट्रा। तो टर्म्स बेसिकली देखो इसके 3 हिस्से हैं। ये वो एक कांस्टेंट भी हो सकती है, वो एक वेरिएबल भी हो सकता है, या इन दोनों का वो क्या हो सकता है? प्रोडक्ट भी हो सकता है, जिसको मैंने कहा कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल्स। तो इन शॉर्ट टर्म्स को अगर आपको समझना हो तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये पार्ट्स हैं। क्या है आपके पास? पार्ट्स हैं, जो किसी भी एक पॉलिनोमियल को आपको क्या करते हैं? सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है, बाय साइंस ऑफ प्लस और माइनस। तो आई गेस आपको टर्म्स का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो अगला जो एक छोटी सी टर्म आती है ना हमारे पास, चलो एक बार मैं इसको जरा एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखना, मैं आपके सामने कह रहा हूं 5x² प्लस 3x प्लस 7, 5x प्लस 3x प्लस 7। मुझे एक चीज बताओ, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? मैंने आपको कल भी एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आप किन्हीं भी 2 पॉलिनोमियल या फिर 2 से ज्यादा पॉलिनोमियल्स को ऐड कर रहे हो, आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? पॉलिनोमियल ही आएगा। देखो 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और पावर स्क्वायर एक रैशनल नंबर है, तो यस ये एक पॉलिनोमियल है। प्लस कांस्टेंट वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर 1 है यहाँ पे, यानी होल नंबर, ये भी पॉलिनोमियल है। 7 कांस्टेंट, इसको आप लिख सकते हो x की पावर 0, यस ये भी होल नंबर है। तो यस ये तीनों के तीनों आपस में पॉलिनोमियल्स हैं, और जब भी मैं 2 या फिर 2 से ज्यादा पॉलिनोमियल्स को ऐड करता हूं हमेशा, तो मेरे पास जो कंबाइंड रिजल्ट आता है वो भी एक पॉलिनोमियल ही आता है। तो यस ये एक पॉलिनोमियल है। अब ये जो अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है ना, तो इसमें ये जो आपकी इंडिविजुअल टर्म्स हैं, ये
5x², ये 3 और ये 7, ये तीनों क्या है आपके पास, ये तीनों कहलाती हैं आपके क्या, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या कहलाती हैं, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखो मैंने यही कहा था, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जो एक पॉलिनोमियल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स को कौन सेग्रीगेट कर रहा है, या तो प्लस वाला साइन या तो हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव वाला साइन हो। तो ये मतलब है आपका किसका, टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल का। ठीक है, आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाली चीज। ठीक है, अब अगली जो छोटी सी चीज है वो है हमारे पास कोफिशिएंट्स के बारे में। कोफिशिएंट क्या होता है, अब देखो मैंने आपको पहले भी कहा, मैं एकदम बढ़िया तरीके से बेसिक से पढ़ाऊंगा, जिसको नहीं भी आता होगा कोई शर्माने की बात नहीं है। देखो सिंपल सी बात ये है ना, आपको क्या करना है, जब आप क्लास में पढ़ रहे हो, जब आप खुद अपनी स्टडी कर रहे हो ना, तो मेरा मानना ये है कि यार आप लोग क्या हो जाओ, बेशर्म हो जाओ। बेशर्म इन द सेंस इन आस्किंग योरसेल्फ या फिर इन एग्जामिनिंग योरसेल्फ। अगर खुद अभी आप बेशर्म हो जाओगे ना, तो एट द एंड ऑफ द डे जब आपका एग्जाम वगैरह आएगा तो आप खुद ही आपका रिजल्ट आने लग जाएगा। बट अभी अगर आपने शर्म कर दी कि मेरे को नहीं आ रहा शिट, या फिर मैं पूछूं नहीं, तो सिर्फ वो जिंदगी भर के लिए आपका ऐसे ही रह जाएगा, आपका भी बाकियों की तरह मैथ एक फोबिया बन के रह जाएगा। ठीक है, तो प्लीज ध्यान यहाँ पे देना। अब कोफिशिएंट क्या होता है, अब कोफिशिएंट का मतलब देखो, इसको जरा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ना। मैंने आपके सामने कहा, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल को लिया, मैंने कहा सर 7y, मैंने क्या लिया 7y। अब इसमें आपको मुझे बताना है कि कोफिशिएंट क्या है ना। अब 7y है तो इसमें कोफिशिएंट कौन सा, आप मुझे फट से बता दोगे सर ये जो 7 है ये क्या कहलाता है, इसका कोफिशिएंट। लेकिन जब भी बात आए कि आपको कोई पूछ दे ऐसे ही विदाउट एग्जांपल, मुझे एक्सप्लेन करो कोफिशिएंट क्या है, तो तब आपको कोई भी पूछे तो आप क्या हो जाते हो, चुप हो जाते हो। ऐसा चुप होना ही नहीं है, जो आपने एग्जांपल दी उसी को आप लॉजिकली एक्सप्लेन कर दो। आपने क्या बताया, किसी भी वेरिएबल के साथ जो भी आपका न्यूमेरिकल पार्ट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा, सिंपल। तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, न्यूमेरिकल पार्ट अटैच्ड विद द वेरिएबल, उसको अपन क्या कह देते हैं, नोन एज कोफिशिएंट। ठीक है सर, तो ये है आपके पास कोफिशिएंट सा बेसिक सा मतलब, आपके वेरिएबल के साथ जो भी आपका न्यूमेरिकल पार्ट अटैच्ड होगा उसको अपन क्या कह देंगे, उसको अपन क्या देंगे, कोफिशिएंट। देख लो एक बार फटाफट, फिर आगे बढ़े। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। ठीक है सर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। अब देखना जो अगला टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा इसको जरा प्लीज ध्यान यहाँ पे। सबसे पहली चीज जो हमने पढ़नी है ना यहाँ पे, वो है अबाउट योर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। किसके बारे में पढ़नी है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। अभी हमने इसकी क्लासिफिकेशन को पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले इन दो चीजों के बारे में अपन जान लेते हैं। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है और एक दूसरा आपके पास क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल। वो जो दूसरी टर्म है ना वो जीरोज है, ये मैं जीरो पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं। ये पॉलिनोमियल की कुछ स्पेशल टाइप्स है जो हमको कवर करनी चाहिए। ध्यान देना जरा क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिक से उठेंगे। पॉलिनोमियल का हमने कल जब फॉर्मेशन का रूल पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि सर जो भी आपके पास पॉलिनोमियल है वो क्या होता है, सबसे पहले जो भी आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपने लिख दिया, इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और ये जो वेरिएबल है इसकी पावर आपके पास क्या होनी चाहिए, हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। यस और नो, ये आपने किसी भी एक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन का रूल पढ़ा था, बिल्कुल सही पढ़ा था। अब देखो इसके ना जो क्वेश्चन होता है ना, उसी के क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा होता है। पॉलिनोमियल आपने लिख दिया, अब बात किसकी चल रही है यहाँ पे, सिर्फ कांस्टेंट की बात चल रही है। कहने का मतलब है इस पॉलिनोमियल में सिर्फ ये वाली टर्म होनी चाहिए, ये वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। मतलब ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है ये आपकी क्या है, नहीं होनी चाहिए इस पॉलिनोमियल में। मतलब इतना सही पॉलिनोमियल होगा जिसमें सिर्फ क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो कहने का मतलब है आपकी ये वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब ये वाली टर्म आपकी क्या होनी चाहिए,
0 होनी मतलब इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अगर ये वाली पूरी की पूरी टर्म आपकी क्या होनी चाहिए, 1 बन जाए तो आपका ये रह जाएगा इतना सा, आपका लास्ट में रह जाएगा पॉलिनॉमियल इक्वल टू किसके बराबर, कांस्टेंट। तो तभी यही वाला पॉलिनॉमियल आपका क्या कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। बट उसके लिए आपको शर्त क्या है, ये वेरिएबल की पावर होल नंबर आपकी क्या बननी चाहिए, 1 रहनी चाहिए। तो मुझे एक चीज बताओ, ये वाली चीज 1 कब बन सकती है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, हमने कल भी शायद मैंने आपको नोट में लिखवाया था, सर आपको पता है एनीथिंग एक्सेप्ट 0, अगर उसकी आप रेज टू पावर 0 कर दो, आपका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है कि नहीं आता, यस और नो, बिल्कुल सही। तो देखना, आपका कहने का मतलब है अगर आप इस होल नंबर को यहां पे कितना रख दो, 0 कर दो, तो क्या इस पूरी टर्म का आंसर 1 आ जाएगा। अगर इस पूरी टर्म का आंसर 1 आ गया तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट होगा, तो जिसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल is a type of polynomial in which power of variable is always equal to 0। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है क्या, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। आई गेस आपको कांस्टेंट पॉलिनॉमियल समझ में आ गया होगा। अगर आपको कांस्टेंट पॉलिनॉमियल समझ में आ गया है तो अगला पॉलिनॉमियल हमारे पास जीरो पॉलिनॉमियल। देखो ऑल्दो ये जो जीरो पॉलिनॉमियल है ना, ये भी आपका क्या एक तरह का कांस्टेंट पॉलिनॉमियल ही है, क्योंकि देखो आपके पास कोई भी टर्म आ रही है, पॉलिनॉमियल इक्वल टू 0 कह रहे हो आप लोग ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप कह रहे हो कोई भी पॉलिनॉमियल आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 0। तो भाई ये भी तो एक तरह का कांस्टेंट में ऐड हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, ये आपका डाउट बिल्कुल जायज है। लेकिन ना कुछ कुछ प्रॉपर्टीज थी जो इसकी डिफरेंट थी, जो इससे मैच नहीं हो रही थी, इसलिए अपन ने इसको क्या कर दिया, एक अलग से कैटेगराइज कर दिया और उसको नाम दे दिया जीरो पॉलिनॉमियल। इसलिए मैंने आपको पॉलिनॉमियल की टाइप्स पढ़ाई है, ये दो स्पेशल टाइप्स है, वेरी इंपॉर्टेंट समझने के लिए। अब जीरो पॉलिनॉमियल बेसिकली क्या है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, बट इसकी शर्त देखो क्या है। यहां पर क्या था आपके पास, देखो पहले मैं आपको यहां पे लिख के समझा देता हूं। अगेन वही रूल, कोई भी पॉलिनॉमियल है वो क्या होता है आपके पास, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, और यहां पर जो आपकी वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए आपके पास, होल नंबर। यही होता है आपके पास पॉलिनॉमियल की फॉर्मेशन का रूल, बिल्कुल सही। अब मैंने कहा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को जरा ध्यान से समझना। जब मैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की बात कर रहा हूं आपके सामने, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में आपने कहा कि जो होल नंबर होना चाहिए बिल्कुल जीरो होना चाहिए, तभी तो कांस्टेंट आएगा। लेकिन अब जीरो पॉलिनॉमियल ये कह रहा है कि इस पॉलिनॉमियल का जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, पॉलिनॉमियल इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। मतलब अब देखो ये वाली टर्म 0 कब आएगी, तो ये पूरी टर्म का आंसर 0 कब बनेगा, ये तो तभी बनेगा ना जब आपका पूरा जो यहाँ पे कांस्टेंट लग रहा है ये वाली टर्म, यही अगर 0 आ जाए, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हमारा मेन एम क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट को 0 करना। हमको कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है। भाई साहब मैं कह रहा हूं आपके साथ 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर आप 10 कर दो तब भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर आप 25 कर दो तब भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था कि वहां पर ये मतलब बहुत ही बेसिक कंडीशन थी, मतलब इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के लिए कि सर जो आपका होल नंबर है ना वो क्या होना चाहिए यहाँ पे हमेशा 0, यानी पावर आपकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। बट ऐसी कंडीशन हमारे पास क्या थी, जीरो पॉलिनॉमियल में ऐसी कंडीशन नहीं थी। जीरो पॉलिनॉमियल हमने कहा कि आपका पूरा का पूरा पॉलिनॉमियल क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। अब वो पॉलिनॉमियल 0 बनने के लिए ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आपकी वेरिएबल की पावर हमेशा 0 रहे, इसमें आपकी वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है क्योंकि आपका कांस्टेंट ही 0 है। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंस था, इसलिए इन दोनों को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया। ठीक है, तो इसको अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, जीरो पॉलिनॉमियल इज अ टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल in which
इन विच कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। जो आपका कांस्टेंट है वही क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगर आपको एक नोट करके यहाँ पे लिखना है तो एक नोट करके मैं आपको लिखवा देता हूँ, तो लिख लो सर, एक नोट करके लिख लो यहाँ पे। नोट क्या आप लोगों के लिए, नोट है आप लोगों के लिए डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल is of the power of variable involved in it। क्या कहा मैंने, जो बेसिक डिफरेंस है आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में, वो किसके वजह से है, जो वेरिएबल की पावर है उसमें। ये कह रहा है कि आपकी वेरिएबल की पावर हमेशा जीरो होनी चाहिए, ये इसके लिए मस्ट कंडीशन है। बट इसमें ये ऐसा सच कुछ नहीं है, इसमें आपकी वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, बस आपका कांस्टेंट ही जीरो है। तो आई गेस आप दोनों को, आप लोगों को ये स्पेशल टाइप समझ में आ गई होगी, ये दोनों की दोनों, ठीक है, समझ में आ गया, ओके ठीक है। अगर ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ गई है तो जरा अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर प्रोसीड करते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है हमारे पास क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है सर, जब खत्म हो जाएगा तो मैं आपको खुद बता दूंगा, ये पूरी इंट्रोडक्शन ही है। अब पॉलिनोमियल्स की टाइप्स के बारे में जरा देख लेते हैं कि भाई पॉलिनोमियल होता कितनी टाइप का है। अब जब मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा हूं ना, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमने किसी भी पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज किया या फिर क्लासिफाइज किया कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। तो हमने इसको क्लासिफाई किया कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। देखना जरा ध्यान से, फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड एंड दिस इज योर थर्ड। ठीक है, जो हमने सबसे पहले इसको क्लासिफाई करा वो हमने करा इसको कौन से, बेस्ड ऑन फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दिस इज योर सेकंड क्लासिफिकेशन एंड दिस इज योर थर्ड क्लासिफिकेशन। तो पहली क्लासिफिकेशन जो हमने करी वो की हमने बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स पे। वो हमने की किसके ऊपर, वो हमने की बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स के बेसिस पे। ठीक है, जो इसकी सेकंड हमने इसकी क्लासिफिकेशन की वो हमने की बेस्ड ऑन डिग्री पे, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और जो तीसरी क्लासिफिकेशन अपन लोगों ने की इसकी, वो हमने करी किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। किसकी बेसिस पे की सर, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। समझ में आया, मैंने कहा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने क्या क्या किया, इसको 3 बेसिस पे हमने इसको फर्दर क्लासिफाई किया। सबसे पहली बेसिस थी आपकी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स। देखो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स, तो भाई डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के बेसिस पे हमने इसको सबसे पहले क्लासिफाई किया। सेकंड किया उनकी डिग्री के बेसिस पे, यानी उनकी पावर के बेसिस पे। और तीसरा हमने किया बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। ठीक है, आई गेस आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। अब ये भी है, अब देखो अब इस वाली चीज को फर्दर समझो, मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दे रहा हूं जो आपको हमेशा याद रहेगा। जब आप बात कर रहे हो ना किसके, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स पे, तो इसमें बेसिकली आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में 3 चीजें आई। कौन कौन सी, देखना। अब जो भी आपके पास डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स हुए ना, डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स के बेसिस पे आपके पास 3 आई। फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में आपने सुना होगा कि सर ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। वैसे ही आपने इस डिस्टिंक्ट वेरिएबल में भी सुना होगा यूनिवेरिएट है, बाईवेरिएट है, ट्राईवेरिएट है। वैसे ही आपने नंबर ऑफ टर्म्स में सुना होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ये सारी क्लासिफिकेशन है। तो एक बार जरा फटाफट से इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो।
तो देखो इसमें 3 आए, सबसे पहला है आपके पास यूनिवेरिएट, दूसरा आया बाइवेरिएट, तीसरा आया ट्राइवेरिएट। ये आया जब हमने क्लासिफिकेशन करी किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स पे, ये बाइवेरिएट है। ठीक है, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बेसिस पे देखो कौन कौन सा आया आपके पास, लीनियर आया, देन कौन सा आया, क्वाड्रेटिक आया, देन कौन सा आया, मोस्टली तीसरा आया क्यूबिक, जो हम मोस्टली पढ़ते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स पे देखो कौन कौन सा आया, मोनोमियल आया, फिर कौन सा आया, बाइनोमियल आया, फिर कौन सा आया, ट्राइनोमियल आया। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसकी क्लासिफिकेशंस। ठीक है, आई गेस आप लोगों के पूरा पूरा फ्लो चार्ट क्लियर है। फटाफट से इसको लिख लो, या फिर जो भी आपने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब अपनी क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन की बेसिस थी उसको स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, कि भाई कितने डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स है उसके बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करा। तो मैंने आपको अभी बताया मैंने कितने टाइप्स में इसको फर्दर तोड़ा, 3 टाइप्स में। सबसे पहला क्या आया आपके पास, यूनिवेरिएट। कौन सा आया, यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट आया, देन आपके पास क्या आया, बाइवेरिएट, और तीसरा आपके पास क्या आया, ट्राइवेरिएट। ठीक है, अब जरा मतलब समझना है इनका कि यूनिवेरिएट का मतलब क्या है, बाइवेरिएट का मतलब क्या है, और ट्राइवेरिएट का मतलब क्या है। देखो जिसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स का मतलब है अलग अलग वेरिएबल्स। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो, इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स कह लो, जिसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स जो हैं वो कितने हैं, इक्वल टू एक ही हो, एक ही तरीके के वेरिएबल्स हो, उसको हमने क्या कह दिया, यूनिवेरिएट। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, जैसे मैंने आपको कहा x, या फिर मैंने आपको कह दिया x + 7, तो मैंने कह दिया y + 9, या मैंने कह दिया z + 5। तो देखो इन सारी एग्जांपल्स में क्या आपके पास वेरिएबल बस एक ही टाइप का है ना, कौन सा, या तो x है या तो y है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल अगर आपके पास 1 हुए तो वो आपका क्या कहलाएगा, यूनिवेरिएट। अगर सेम में यहां पर देखें, यहां पर क्या होगा, जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स जो होंगे यहाँ पे वो कितने होंगे, वो यहाँ पे होंगे 2। अगर आपके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स हुए 2 तो वो क्या कहलाएगा, बाइवेरिएट। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे x + y + 8, या फिर मैं कहूं y + z = 5, तो देखो इसमें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, प्लस कर दे, फिर प्लस लगा दो चलो, y + z + 5। तो ये सारी किसकी एग्जांपल आ गई, बाइवेरिएट, जिसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स कितने हो, 2। अब ट्राइवेरिएट का मतलब क्या होगा, ये तो कॉमन सेंस है। अब जिसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स कितने होंगे, जिसमें नंबर ऑफ
डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स आपके पास हो जाएंगे सर कितने, 3 हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा x प्लस एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 8, या फिर मैंने क्या दिया a प्लस बी प्लस सी प्लस 10। तो ये किसकी एग्जाम्पल आ गई आपके पास, ट्राइवेरिएट। तो ये हमारी पहली क्लासिफिकेशन खत्म हो जाती है जो थी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स के बेसिस पे। आई गेस आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, लिख लो उसको फटाफट। हो गया। अब बढ़ते हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो कि थी हमारे पास किस बेसिस पे थी, वो सेकंड क्लासिफिकेशन थी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसके बेसिस पे थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसके बेसिस पे थी। तो मैंने कहा जब डिग्री ऑफ बेसिस पे बात करता हूं तो उसको हमने ब्रॉडली 3 ही पार्ट्स में बांटा है, लेकिन देखेंगे अपन। देखो सबसे पहली थी आपके पास कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा था आपके पास, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर जो आया आपके पास सेकंड, वो आया आपके पास क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल। फिर जो तीसरा आया जो कि मेन है हमारे पास, यही 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो एक और बता देता हूं आप लोगों को, काम आ जाएगा। और दूसरे वाले को अपन क्या कह देते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारे पास था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अच्छा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि डिग्री का मतलब क्या होता है। जब भी मैं डिग्री की बात करता हूं ना, डिग्री का मतलब होता है सर मेरे पास, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या हुआ, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उसको अपन क्या कह देते हैं, डिग्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा 5x² प्लस 3y प्लस 10, तो देखो 5x² वहां पर उसकी पावर कितनी वेरिएबल की, x की 2 है, y की पावर कितनी है 1, और आगे कांस्टेंट उसकी पावर कितनी होगी 0। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 1 या 0, 2। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी आपके पास, ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है। तो अब यही कह रहा है कि अगर आपके पास सबसे पहला है आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल, क्या है आपके पास, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आपके पास क्या होगा, जिसमें आपके पास क्या हो, डिग्री कितनी हो आपके पास, 1 हो, उसको आप क्या कहोगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करें, मैंने आपके सामने कहा 5 देखो x की पावर कितनी है यहाँ पे 1, या फिर मैंने आपको कहा 5 प्लस 3। अब इसमें देखना ये पॉलिनोमियल है ना, इसकी डिग्री कितनी है 1 है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल की पावर लगाओगे तो क्या आएगा 0। तो बुझाओ इस पूरे में हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, वेरिएबल की 1 नहीं है, तो इसलिए क्या आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली सी बात करें तो सेकंड में आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसमें आपके पास डिग्री कितनी हो सर, डिग्री आपके पास 2 हो जाए। इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए, ax² प्लस bx प्लस c, उसमें भी उसकी डिग्री कितनी थी, 2 ही थी, तो इसलिए उसका नाम क्या बन गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप इक्वल टू ऐड कर देते हो, वो क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिग्री 2 यानी मैं ऐसे कह देता हूँ यार 3x², या फिर मैं कह दूं 5x² प्लस 6y, ये भी है मेरे पास। तो सारी एग्जाम्पल आ गई। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें आपके पास क्या हो, डिग्री कितनी हो जाए, 3 हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपके सामने 5x की पावर क्यूब, या फिर 7x³ प्लस 9yz y, एक सेकेंड इसको आप ऐसे लिखो, या फिर मैं कह दूं प्लस 9yz²। तो देखो इसकी डिग्री भी 3 है, देखो इसकी पावर कितनी है 1 है ना, तो 2 + 1 इस पूरे वेरिएबल्स की, इसकी भी डिग्री कितनी होगी 3, प्लस अगर मैं कह दूं 8, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। तो इसकी एग्जांपल आ गई क्यूबिक की। सिमिलर केसेस पे आपके पास क्या है, बाई क्वाड्रेटिक।
बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें आपके पास डिग्री कितनी हो सर, डिग्री आपके पास 4 हो जाए, उसको बाई क्वाड्रेटिक कह देते हैं। जैसे मैंने कहा एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, या फिर मैंने कह दिया एक्स की पावर 4 प्लस 8, ये भी एग्जाम्पल है। फिर मैंने कहा एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब, ये भी क्या है, इसमें भी क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 4 ही है। तो ये था आपके पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। आई गेस आप लोगों को समझ आ गया होगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगर ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ गई है तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अच्छा, इसको करने से पहले ना मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहता हूँ, एक सेकेंड, पिछली स्लाइड में इंक्लूड कर देते हैं ना। देखना जरा ध्यान से, अब है बारी नोट की, किसकी बारी है, नोट की। नोट क्या है, नोट ये है आपके पास, आपने एक्सप्लेन करना था डिग्री के बारे में। मैंने आपको बताया कि डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है जो भी आपके पास हाईएस्ट पावर होती है, क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, तो मैं जरा इसको समझा देता हूं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 3x 3y x। अब मुझे बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी। देखो इसमें इसकी पावर कितनी है वेरिएबल की, 2, इसमें कितनी है, इसमें 3 है। देखो y की भी 1, z की भी 1 और x की पावर 1, इन तीनों की कंबाइन होकर इस पूरे वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 3। तो इसमें जो इसकी डिग्री आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। समझ में आई। अगर यही मैं आपको कहूं कि 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, अब क्या, अब इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी। देखो इसमें पावर 4 है, इसमें 3 है, इसमें कितनी है, 2 4 6, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई सर, 6 इस वाले की। तो इसको समझना, ठीक है। तो ये वाली एग्जांपल्स थोड़ी सी समझने के लिए होती हैं, तो इस चीज को जरा ध्यान रखा करो, ठीक है। तो ये वाली जो एग्जांपल्स है ना, ये वाली, ये मैंने आपको इसलिए दी, इसको अपन कहते हैं डमी कॉन्स्टेंट्स। क्या कहते हैं अपन लोग इसको, डमी वेरिएबल्स या फिर डमी कॉन्स्टेंट्स वाली एग्जांपल्स भी कहते हैं, या फिर डमी वेरिएबल्स वाली एग्जांपल। तो इसमें आपको डिग्री में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए ये आपका था नोट, इसको अपनी कॉपीज के ऊपर लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये वाला नोट समझ में आ गया तो एक नोट की और बारी है। ये थोड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, बट ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क है, बट होगा आप किसमें, नोट में। आप लोग मुझे बताओगे कि भाई डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, डैश, और सेकंड में क्या आपके पास, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगी, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगी। ये आप लोगों के लिए होमवर्क का काम है, मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आ जाना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारा जरा एक चीज और रहती है, मतलब उसको भी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट चीज है हमारी, दैट इज हमारी लास्ट क्लासिफिकेशन थी, वो थी हमारे पास तीसरी क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। इसके बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। सर जब मैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस की बात करता हूं तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, कौन कौन से, या तो पहले आ जाता है मेरे पास मोनोमियल, सेकेंड आ जाता है बाइनोमियल, और तीसरा मेरे पास आ जाता है कौन सा, ट्राइनोमियल। सर तो इसको समझना जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखना जरा। इसमें सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की हमने किसमें की, मोनोमियल में, किसमें की, मोनोमियल में। फिर आई आपके पास सेकेंड क्लासिफिकेशन, दैट इज बाइनोमियल, ठीक है। और तीसरी क्लासिफिकेशन आई आपके पास ट्राइनोमियल, ठीक है। अब क्या होता है ये सब चीज, इसको समझेंगे। अब ये वाली जो क्लासिफिकेशन, ये किसके बेसिस पे है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। मोनोमियल आपका होता है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, सिर्फ एक ही हो, उसको अपन क्या कह देंगे, मोनोमियल। जैसे मैंने कहा आपके सामने ट्वाइस एक्स, 5x स्क्वायर, मैंने कहा z क्यूब। अब देखो मोनोमियल आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसे लीनियर पॉलिनोमियल और मोनोमियल में आप मिक्स कर दोगे। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब था
कि उसमें सिर्फ डिग्री 1 होनी चाहिए पूरे पॉलिनोमियल की। उसने ये नहीं कहा, देखो लीनियर पॉलिनोमियल में टर्म्स की कोई शर्त नहीं है, आप लीनियर पॉलिनोमियल में 4-5 टर्म्स भी कह सकते हो, बट शर्त ये है कि उसकी फाइनल डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। बट मोनोमियल में क्या है, मोनोमियल में आपकी डिग्री जितनी मर्जी हो सकती है, बट आपकी टर्म कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये डिफरेंसेस को ध्यान से समझना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है जिसमें डिग्री क्या हो, 1 हो। तो डिग्री 1 हो तो उसमें टर्म्स जितनी मर्जी हो सकती है। मैं कहा 5x प्लस 6y प्लस 3z, सबकी डिग्री 1 है। लेकिन जब मोनोमियल की बात कर रहा हूं, उसका मतलब है आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 1। डिग्री जो मर्जी हो सकती है, x की पावर 4, y की पावर z, 10x की पावर स्क्वायर। तो ये डिफरेंस है। सेम विद बाइनोमियल और सेम विद क्वाड्रेटिक। वहां पर टर्म्स मतलब उसमें हमारे पास का डिग्री का लेना देना है, टर्म्स का लेना देना नहीं है। यहां पर हमारे पास टर्म्स का लेना देना है, डिग्री का कोई लेना देना नहीं है। तो देखो बाइनोमियल का मतलब अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, 2 हो आपके पास। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी हो सर, 2 हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने कहा 3x स्क्वायर प्लस 5y, ये लो बाइनोमियल। तो ट्राइनोमियल आपका क्या कहलाता है, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स हो आपके पास 3 टर्म्स हो। जैसे मैंने कहा 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6z, ये लो डिग्री का कोई लेना देना नहीं है। 7x क्यूब प्लस 8y4 प्लस 10zx, टर्म 3 होनी चाहिए बस। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्लासिफिकेशन। इसको फटाफट से कर लो नोट। हो गया? अच्छा बस हमारा लगभग हो ही गया है। बस ना एक जरा इंपॉर्टेंट सी चीज रहती है, जरा उसको यहीं पे इंक्लूड कर लेते हैं ना आपके लिए। नोट, नोट भाई इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नोट होना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस इतने में हो जाएगा हमारा काम ना। तो नोट क्या है आपके सामने, नोट, नोट देना जरा नोट। एक ना आपके पास कभी कभी आपको बुक्स में एक पॉलिनोमियल मिलेगा जो आपको कभी कभी अक्सर परेशान करेगा। आपके एनटीएससी एग्जाम्स वगैरह में भी ये क्वेश्चन आस्क किया जाता है कि ये वाला पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे हमने स्पेशल टाइप्स के पॉलिनोमियल पढ़े ना, कांस्टेंट और जीरो, एक और स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल होता है, इसलिए मैं नोट में लिखवा रहा हूं। इसका नाम है मोनिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है ना, जब भी आप मोनिक पॉलिनोमियल की बात करते हो तो मोनिक पॉलिनोमियल में आपका क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल in which leading coefficient इक्वल टू किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। मैंने क्या कहा आपके सामने, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट आपका क्या हो, 1 हो। अब भैया आप बोलोगे इसमें जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है ना, इसका मतलब ये हुआ कि कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, मतलब किसी भी एक पॉलिनोमियल में जो उसका कोएफिशिएंट होगा हाईएस्ट पावर का वो 1 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने कहा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 5। अब मुझे बताओ क्या ये मोनिक पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास, 5 है, और उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो यस, ये क्या आपके पास एक मोनिक पॉलिनोमियल। अगर यही मैं आपके सामने कहूं 2x स्क्वायर प्लस 5, तो क्या एक मोनिक पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या आपके पास वेरिएबल की 2, तो उसका कोएफिशिएंट क्या 1 है, नहीं है, तो ये मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये आप लिखोगे नोट। और इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन क्या हो जाता है सर, फिनिश हो जाता है। तो इतना ही पढ़ना था आज हमने आज के लेक्चर में। आई गेस आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो एक जरा क्विक सा रिकैप कर लेते हैं अपन लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। देखो हमने आज स्टार्ट करा कहां से, पॉलिनोमियल्स की बात करी थी।
हमने टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल को समझा सबसे पहले कि इसके 3 पार्ट्स है, कांस्टेंट, वेरिएबल्स और कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल्स। उसके बाद फिर हमने क्या कहा कि कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा। कोफिशिएंट क्या था, जो भी आपका न्यूमेरिकल पार्ट है अटैच होता है वेरिएबल के साथ। उसके बाद जब हम सेकंड स्लाइड पे आए तो हमने 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में और जीरो पॉलिनोमियल्स के बारे में। हमने कहा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की शर्त ये होनी चाहिए कि जो भी वेरिएबल है उसमें जो पावर होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए हमेशा, और जीरो पॉलिनोमियल में ऐसा कुछ नहीं था, आपका कांस्टेंट ही 0 होना चाहिए जीरो पॉलिनोमियल में। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या था, वहां पर वेरिएबल की पावर 0 मस्ट है, बट यहाँ पर वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा। तो हमने इसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में किया डिवाइड। सबसे पहला हमने किया बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, कि भाई कितने डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स हैं उसके बेसिस पे हमने उसको डिफाइन करा। तो 3 तरीके के पॉलिनोमियल्स को हमने पढ़ा। सबसे पहला हमने पढ़ा यूनिवेरिएट, फिर हमने पढ़ा बाईवेरिएट, और तीसरा हमने पढ़ा ट्राईवेरिएट, जिसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स 1 हो यूनिवेरिएट, जिसमें 2 हो बाई, जिसमें 3 हो ट्राईवेरिएट। फिर हमने बेस्ड ऑन डिग्री के बेसिस पे पढ़ा, लीनियर पढ़ा जिसमें डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पढ़ा जिसमें डिग्री 2 हो, क्यूबिक पढ़ा जिसमें डिग्री 3 हो। इसमें मैंने आपको एक और टाइप बताई बाई क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री कितनी हो सर आपके पास 4 हो। फिर हमने पढ़ा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर। जब नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर बात आई हमारे पास, तो हमने सबसे पहला पढ़ा मोनोमियल, जिसमें आपके पास एक टर्म हो, बाइनोमियल, और देन पढ़ा हमने ट्राइनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो 3। और लास्ट में जाते जाते मैंने आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में और बताया, जिसका नाम था आपके पास मोनिक पॉलिनोमियल। और मोनिक पॉलिनोमियल क्या कहता है, जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी हो आपके पास 1 हो। और लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब ऐसा कोएफिशिएंट जिसकी हाईएस्ट पावर हो, उसको अपन क्या कह देते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट। तो ये सारा हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। आई गेस आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज आप इस अपनी स्टडी को अच्छे से करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतने।